हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग इस विंटर सीजन को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। बट जब भी घर से निकलें वेल ड्रेस्ड होकर निकलें, सो दैट हम किसी भी डिसीज के अंडर से दूर रहें। ओके बच्चों, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। लास्ट जो टॉपिक्स हमारे चल रहा था दैट वाज ब्लड। ब्लड में हमने पहले ब्लड के कंपोनेंट्स को स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में। सेकेंड लेक्चर में मैंने बात की थी सेलुलर एलिमेंट दैट इज आरबीसी। आज बच्चों हम नेक्स्ट सेलुलर एलिमेंट्स दैट इज डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स, व्हाइट ब्लड सेल, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट एज ऑलवेज जो भी मेरा लेक्चर होता है उसमें प्रीवियस लेक्चर्स की क्वेरीज को मैं क्लियर करता हूं पहले। तो बच्चों लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें हमने आरबीसीज के टॉपिक को स्टडी किया था और वहां पर मैंने आपसे कुछ क्वेरीज की थी। वो क्वेरीज क्या थी मैं रिपीट करता हूं और फिर मैं सारे आंसर्स आपके साथ डिस्कस करता हूं। बच्चों मेरा पहला क्वेश्चन था कि आरबीसी में न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया ना होने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो मेरे आंसर ध्यान से सुनना बच्चों। आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने की वजह से आरबीसी के साइटोप्लाज्म में बहुत सारा एरिया ब्लैंक होता है और उस एरिया को कवर करता है हमारा आयरन कंटेनिंग पिगमेंट दैट इज हीमोग्लोबिन। तो बच्चों आरबीसी में न्यूक्लियस ना होने की वजह से ज्यादा अमाउंट में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और वो हीमोग्लोबिन ज्यादा से ज्यादा गैसेस का ट्रांसपोर्ट करता है। क्लियर बच्चों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बेसिकली हमने ये वर्ड सेल बायोलॉजी में सुन रखा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है वो कहीं ना कहीं सेल के साइटोस्केलेटन का वर्क करती है। कहीं ना कहीं वो सेल के साइज एंड शेप को मेंटेन करती है। और बच्चों आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने की वजह से, आरबीसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना होने की वजह से आरबीसी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती हैं। और फ्लेक्सिबल का क्या बेनिफिट है? फ्लेक्सिबल होने से जो हमारी बॉडी में कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, जो पतली पतली ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं, जिनका क्रॉस सेक्शन बहुत ही थिन है, जिनका ल्यूमेन बहुत ही थिन है, तो बच्चों आरबीसी कैन इजीली क्रॉस दोज कैपिलरीज। तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आरबीसी कैन क्रॉस कैपिलरीज इजीली। क्लियर? थर्ड थिंग, आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट नहीं होता। एज वी नो माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसके अंदर मैट्रिक्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एंड गाइस एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए वी नीड ऑक्सीजन, वी नीड ऑक्सीजन। और बच्चों अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया होगा और जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, अगर उस ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन आरबीसी का माइटोकॉन्ड्रिया ही करने लगेगा तो फिर आरबीसी हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाएगा। आई एम अगेन रिपीटिंग बच्चों, आरबीसी में जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं उसका बेनिफिट है कि माइटोकॉन्ड्रिया ना होने की वजह से आरबीसी हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन नहीं करता और वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन दूसरे टिश्यूज को, दूसरे बॉडी पार्ट्स को डिलीवर करता है। क्लियर दीज थिंग्स? बच्चों मेरा सेकंड क्वेरी था आपसे कि अगर किसी एरिया में, किसी रूम में, किसी कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस प्रेजेंट हैं, ये तीनों गैस प्रेजेंट हैं, तो हीमोग्लोबिन सबसे फास्ट किससे कंबाइंड होगा? तो जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। बच्चों आरबीसी हैव 250 टाइम्स
more binding capacity to bind with carbon monoxide in comparison to oxygen. ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन 250 टाइम्स फास्टली कंबाइंड होता है कार्बन मोनोऑक्साइड से। क्लियर? थर्ड मेरी जो क्वेरी थी बच्चों वो ये थी कि इन कंपैरिजन टू मेल, फीमेल्स की बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम, आरबीसीज का नंबर, हीमोग्लोबिन का काउंट, ये सब कुछ कम क्यों होता है? तो द फर्स्ट रीजन बिहाइंड इट कि इन फीमेल्स, इन प्राइमेट फीमेल्स मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर एट द टाइम इंटरवल ऑफ 28 डेज एक साइकिल रन होती है फीमेल की बॉडी में, जिस साइकिल में फीमेल की बॉडी से अप्रॉक्स 30 to 50 ml ब्लड का लॉस होता है। 30 to 50 मिलीलीटर ब्लड का लॉस होता है। तो बच्चों उस ब्लड लॉस की वजह से फीमेल्स की बॉडी में कंटिन्यूअस आयरन की डेफिशिएंसी होती है। अगर उस आयरन की डेफिशिएंसी को हम फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, हम अपनी बॉडी की डिमांड्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी कम होगा। जब हीमोग्लोबिन कम होगा देन आरबीसी एंड देन ब्लड। तो इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, नॉट ऑल, इन मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये सारी चीजें होती हैं। हम ऑल वर्ड इसलिए यूज नहीं कर सकते, जो हमारी एथलीट्स हैं, जो हमारी एथलीट्स गर्ल्स हैं, विमेन हैं, उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल मेल के कंपैरिजन से भी ज्यादा मिलेगा। बट अगर हम एक नॉर्मल विमेन की बात कर रहे हैं, नॉर्मल गर्ल की बात कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में अगर फूड सप्लीमेंट्स प्रॉपर नहीं दिए जा रहे हैं तो उनकी बॉडी में ये चीजें हो सकती हैं। क्लियर? सो ये मेरी क्वेरीज थी जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए थे। अब बच्चों टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आरबीसी के बाद आज हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, दैट इज व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल्स में हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कितने टाइप की व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कितना कितना परसेंटेज उन सेल्स का होता है, आज हम सारे पॉइंट्स को लर्न करेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों जब हम बात करते हैं डब्ल्यूबीसीज की, व्हाइट ब्लड सेल्स, white blood cells are also called leukocytes। बच्चों व्हाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये सेल्स कलरलेस या व्हाइट कलर की होती हैं क्योंकि इन सेल्स में हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ल्यूकोसाइट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो अगर हम आरबीसी से डिफरेंशिएट करें तो ल्यूकोसाइट्स आर कलरलेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इन ल्यूकोसाइट्स न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट। थर्ड डिफरेंस जो हमें इसको आरबीसी से सेपरेट करता है कि आरबीसी के कंपैरिजन में डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत कम होता है। डब्ल्यूबीसी का जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। ओके बच्चों, जब हम डब्ल्यूबीसीज की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसीज का काउंट भी आरबीसी के काउंट से कम होता है और वो काउंट होता है 6000 to 8000 per cubic mm। The count of WBCs 6000 to 8000 per cubic mm। बच्चों WBCs को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। वो कैटेगरीज क्या है और क्यों डिवाइड किया हुआ है, ध्यान से सुनो बच्चों। WBCs को
दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वन कैटेगरी इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स, वन कैटेगरी इज कॉल्ड ग्रेनुलोसाइट्स। मैं सारे वर्ड्स एक्सप्लेन करता हूं आपको। एंड सेकेंड कैटेगरी इज कॉल्ड एग्रेनुलोसाइट्स। एग्रेनुलोसाइट्स को बच्चों हम नॉन ग्रेनुलोसाइट्स भी कहते हैं। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं WBCs की, अगर WBCs की सेल्स में साइटोप्लाज्म के साथ साथ WBCs में साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट हैं बच्चों? कुछ स्पेसिफिक ग्रेन्यूल्स। तो ऐसे WBCs को हम नाम देते हैं क्या? ग्रेनुलोसाइट्स। क्या नाम देते हैं बच्चों? ग्रेनुलोसाइट्स। एंड बच्चों, ये जो ग्रेन्यूल्स हैं, दीज ग्रेन्यूल्स शो डिफरेंट कलर विद डिफरेंट डाइज। जब हम WBC को स्टेन करते हैं तो ये ग्रेन्यूल्स डिफरेंट डिफरेंट कलर्स रिप्रेजेंट करते हैं और डिफरेंट डाइज के साथ। सिमिलरली जब हम बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की, जब हम बच्चों बात करते हैं ए ग्रेनुलोसाइट्स की, तो ए ग्रेनुलोसाइट्स के सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं होते। सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? साइटोप्लाज्म। सेकेंड डिफरेंस, ग्रेनुलोसाइट्स के सेल्स में जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बच्चों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। It is used to differentiate between granulocytes and non-granulocytes, and even different types of granulocytes को भी differentiate करने के लिए ये features use होता है बच्चों। तो ध्यान से सुनिए, granulocytes में जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस कई सारे लोब्स में डिवाइड होता है। वो न्यूक्लियस कई सारे लोब्स में डिवाइड होता है। These are called lobes। और बच्चों, इन lobes का नंबर 2 to 5, minimum 2 lobes, maximum 5 lobes। So granulocytes contain nucleus which have 2 to 5 lobes. It varies cell to cell. But inside agranulocytes, inside non-granulocytes, a single nucleus is present. So these are the difference between granulocytes and agranulocytes. I am repeating all the points again. Just listen very carefully. White blood cells, they are colorless or white in color due to absence of hemoglobin. They are also called leukocytes. Their lifespan is very short in comparison to RBCs. Their count is 6,000 to 8,000 per cubic mm. On the basis of presence of granules, WBCs are classified into two categories: granulocytes and agranulocytes. Granulocytes contain granules, while agranulocytes and non-granulocytes do not contain. Then granulocytes में nucleus consists of 2 to 5 lobes, while in agranulocytes nucleus is single lobed or single one. Clear? अब बच्चों हम बात करते हैं granulocytes और agranulocytes के टाइप्स की। बच्चों, granulocytes में जो 3 सेल्स आती हैं इस कैटेगरी में, उन सेल्स के नेम हैं, वन इज कॉल्ड न्यूट्रोफिल, वन इज कॉल्ड इओसिनोफिल, वन इज कॉल्ड बेसोफिल।
I am again repeating. Granulocytes comes under three categories. One is neutrophil, one is eosinophil and one is basophil. बच्चों eosinophil को हम एसिडोफिल भी कहते हैं. Just listen very carefully how these cells are named as. Basophil give color or stain with basic dye. Eosinophil is also called acidophil. It give stain with acidic dye. Neutrophil, as name suggests, neutral, it give color, it give stain with both acidic as well as basic dye. So guys, granulocytes consist of three types of cells: neutrophil, eosinophil, basophil. Clear? Now, when we talk about types of agranulocytes, agranulocytes consist of two cells. One is called lymphocyte and one is called monocyte. So granulocytes consist of three different types of cells. Agranulocytes consist of two different types of cells. Total WBCs are classified total 5 types of cells: neutrophil, eosinophil, basophil, lymphocyte and monocyte. Clear? Now, out of these 5 cells, out of these 5 types of WBCs, lymphocytes are smallest one. Lymphocytes are smallest WBC. Lymphocytes are smallest WBC, while monocytes are largest WBC. तो बच्चों, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट WBC दोनों ही किस कैटेगरी में आती हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स. किस कैटेगरी में आती हैं? ए ग्रेनुलोसाइट्स. क्लियर ऑल दीज पॉइंट्स? चलो हम आगे बढ़ते हैं. आउट ऑफ 100% ऑफ WBCs, 60 to 65% मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं बच्चों न्यूट्रोफिल. मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होती हैं न्यूट्रोफिल. देन द काउंट ऑफ eosinophil is 2 to 3%. The count of basophil, the minimum count, 0.5 to 1%. तो out of 100%, 60 to 65% neutrophil, 2 to 3% eosinophil, 0.5 to 1% basophil. Okay? Then lymphocytes are 15 to 25% and monocytes are 6 to 8%. So this is the percentage value of all the types of WBC. So we have discussed till now WBC, their count, their types and their percentage, as well as smallest and largest types of WBC. Now we will go through function of each WBC. That is the very important part. Just listen very carefully. We start with neutrophil. When we talk about neutrophil, just listen very carefully. Neutrophil perform phagocytosis. Neutrophil perform phagocytosis. Now what is phagocytosis बच्चों? Just listen very carefully. When any pathogen enter into our body, either bacteria or virus or any foreign particle, any pathogen
enter into our body, then one of the leukocyte, one of the WBC that engulf, that swallow that foreign particle, and that process, the engulfing of foreign particle, is called phagocytosis. The engulfing of foreign particle is called phagocytosis. तो neutrophil perform phagocytosis. One more thing, just listen. Monocytes also perform phagocytosis. Now listen very carefully. One interesting point about न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स. आप बच्चों देख रहे हो न्यूट्रोफिल का साइज स्मॉल है इन कंपैरिजन टू मोनोसाइट. जैसे कोई थीफ होता है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस होती है, ऐसे ही जब हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए WBC होती है. साइज बड़ा होने की वजह से हम मोनोसाइट को बोलते हैं मैक्रोपोलिसमैन. which called monocyte is called macropolisman, and neutrophil being small in size is called micropolisman. Is called micropolisman. One more interesting point about monocyte. जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे टिश्यूज में, सेल्स के अंदर एंटर करता है बच्चों, तो वहां पर उन फॉरेन पार्टिकल्स से फाइट करने के लिए, उनको इनगल्फ करने के लिए स्पेशल टाइप की सेल्स टिश्यू के अंदर होती हैं. वो सेल्स कहलाती हैं मैक्रोफेज. क्या कहलाती हैं बच्चों? मैक्रोफेज. वो मैक्रोफेज बेसिकली मोनोसाइट का ही मॉडिफिकेशन होती है. किसका मॉडिफिकेशन होती है बच्चों? मोनोसाइट्स का. क्लियर दीज थिंग्स? ओके. नाउ वी डिस्कस अबाउट eosinophil. Eosinophil cells involve in allergic reactions. Eosinophil cells involve in allergic reaction. हमें से बहुत से लोगों को, किसी को फॉरेन पार्टिकल लाइक पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को डस्ट से एलर्जी होती है, किसी को सनलाइट से एलर्जी होती है, किसी को एनिमल्स के डेंडर से एलर्जी होती है. इन सारी एलर्जिक रिएक्शंस में हमारी बॉडी में जो सेल इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड ईओसिनोफिल. जो सेल इन्वॉल्व होती है दैट इज कॉल्ड ईओसिनोफिल. गाइज, ईओसिनोफिल परफॉर्म वन मोर फंक्शन. इट रेजिस्ट पैरासिटिक इन्फेक्शन. जब हमारी बॉडी में कोई पैरासाइट, आइदर टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म और मलेरियल पैरासाइट जब एंटर करता है, तो उससे भी फाइट करने के लिए कौन सी सेल्स प्रिपेयर होती हैं? ईओसिनोफिल. तो ईओसिनोफिल रेजिस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन. ईओसिनोफिल रेजिस्ट पैरासाइट इन्फेक्शन. क्लियर दीज थिंग्स? नाउ बेसोफिल. बच्चों, बेसोफिल हमारे बॉडी में 3 डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस करती हैं. पहले आप उन केमिकल्स के नाम सुनिए. वो 3 जो केमिकल्स बेसोफिल प्रोड्यूस करती हैं, वन इज कॉल्ड हिस्टामिन. हिस्टामिन एक्ट एज अ वेसोडाइलेटर. हिस्टामिन act as a vasodilator. It basically dilate the blood vessels. It basically dilate the blood vessels. Second, serotonin. Just opposite to histamine, serotonin act as a vasoconstrictor. It basically constrict the blood vessels. Third, basophil also release heparin. This is very important.
heparin is present naturally in our blood and heparin act as a anticoagulant. हेपेरिन की वजह से ही बच्चों हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता, वो कोएगुलेट नहीं होता जब वो ब्लड वेसल्स में फ्लो हो रहा है। तो हेपेरिन एक्ट एज अ एंटी कोएगुलेंट, वो कोएगुलेशन के एंटी है, वो कोएगुलेशन को नहीं फॉर्म होने देता। क्लियर दिस थिंग्स? सो बच्चों, बेसोफिल प्रोड्यूस these three chemicals which perform different functions. I am again repeating: histamine vasodilator, serotonin vasoconstrictor, and heparin anticoagulant. In spite of these secretion, basophils also involve in inflammatory reactions. Basophil also involve in inflammation. Now this is the first query for you: what is basically inflammation? ये आपको सर्च करना है, और अगर आप इसको थोड़ा डीपली सर्च कर सको तो बच्चों सर्च करना what are the sign of inflammation. आप कैसे किसी बॉडी पार्ट को चेक करके बताओगे कि ये पार्ट इन्फ्लेम्ड है, यहां इन्फ्लेमेशन है कि नहीं है? क्लियर दीज थिंग्स? नाउ द लास्ट WBC इज लिम्फोसाइट। वेरी इंटरेस्टिंग। देखो बच्चों, जब हम बात करते हैं लिम्फोसाइट्स की, लिम्फोसाइट्स दो टाइप्स की होती हैं। वन इज बी लिम्फोसाइट, वन इज बी lymphocyte, and second is T lymphocyte. This is the second question for you: why these lymphocytes are named as B lymphocyte and T lymphocyte? Why they are not given named as X lymphocyte, Y lymphocyte, A lymphocyte? Okay, and guys, B lymphocytes and T lymphocytes का जो मेन फंक्शन होता है, these cells involve in immunity system of our body. हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो कौन सी WBCs मेंटेन करती हैं? बी लिम्फोसाइट्स। अभी जैसे इस कोविड पीरियड में हमने कई बार नाम सुना, एंटीजन, एंटीबॉडी, ये सारे वर्ड्स हमने सुने। तो बच्चों, बी लिम्फोसाइट्स ही वो सेल्स हैं, बी लिम्फोसाइट्स ही वो WBCs हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है तो बी लिम्फोसाइट्स उनसे फाइट करने के लिए क्या प्रोड्यूस करती हैं बच्चों? एंटीबॉडीज। सो दिस इज कंप्लीटली अबाउट WBCs। नेक्स्ट सेलुलर एलिमेंट्स की बात करने जा रहे हैं, वो सेलुलर एलिमेंट्स है प्लेटलेट्स। ओके, तो आफ्टर RBC, WBC, नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स ऑल्सो। क्लियर बच्चों? जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स के बारे में बच्चों हमें कुछ ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं और वो पॉइंट्स बहुत पूछे जाते हैं। द फर्स्ट थिंग, प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। जैसे हमने RBC का लर्न किया था, RBC are also called erythrocytes, WBC are called leukocytes। ऐसे ही बच्चों जब हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट्स are commonly called thrombocytes. So here we will write the another name of platelets, that is thrombocytes. RBCs are called erythrocytes. Erythro means red color. WBC are called leukocytes. Leuko means colorless. ऐसे ही बच्चों
प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बस मीन्स होता है क्लॉट। तो वो सेल्स जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो सेल्स जो हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं, उनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? प्लेटलेट्स। नाउ द सेकेंड थिंग, काउंट ऑफ प्लेटलेट्स, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। बच्चों हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट मिलियंस में होता है, डब्ल्यूबीसी का काउंट थाउजेंड्स में होता है, एंड प्लेटलेट्स का काउंट लाख में होता है। दैट इज 1.5 लाख टू 4 लाख पर क्यूबिक एम एम। 4 लाख पर क्यूबिक एम एम। अभी करेंटली बच्चों में कंटिन्यूअस डेंगू स्प्रेड हो रहा था और हम देख रहे थे कि डेंगू इज अ वायरल डिसीज, और वो वायरल डिसीज हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा किस काउंट को अफेक्ट करती है? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी। ओके बच्चों, सिमिलर टू आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज, platelets are also produced in bone marrow। प्लेटलेट्स बच्चों हमारी बॉडी में कहां बनती हैं? जहां पर आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज बनती हैं। और ये सेल्स कहां पर बनती हैं ब्लड की? बोन मैरो। जब हमने आरबीसी टॉपिक स्टडी किया था तब मैंने आपको बोन मैरो की वहां पर लोकेशन भी बताई थी। तो प्लेटलेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट्स। Their count is 1.5 lakh to 4 lakh per cubic mm, and they are also developed in bone marrow। And in bone marrow, वो parent cell, वो mother cell जो platelets का formation करती है, that cell is called megakaryocyte। तो बच्चों प्लेटलेट्स बोन मैरो में जिस सेल से डेवलप होती हैं उन सेल्स को हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। एंड गाइस, आरबीसीज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, डब्ल्यूबीसी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म, एंड प्लेटलेट्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स हमारी बॉडी में क्या करती हैं? ब्लड क्लॉट करती हैं। जब भी हमें कहीं पर इंजरी होती है तो वहां पर प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन करती हैं। और बच्चों प्लेटलेट्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। आज हम उसको भी डिस्कस करेंगे और कैसे जब भी कोई ब्लड वेसल रप्चर होती है, हमारी इंजरी होती है, आइदर टिश्यू इंजरी और स्किन इंजरी या कोई भी इंजरी जहां पर ब्लीडिंग होती है, तो कैसे प्लेटलेट्स वहां पर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। आज उसी मैकेनिज्म को हम स्टडी करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सारे पॉइंट्स ध्यान से सुनिएगा बच्चों। मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। बच्चों ब्लड क्लॉटिंग टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाहूंगा, जो पॉइंट्स अभी मैं यहां पर तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बट व्हेन यू विल गो फॉर अदर हायर क्लासेस यू विल फाइंड देम। बट उन चीजों को हम अभी इसी टाइम पर लर्न करेंगे। ओके बच्चों, हमारी बॉडी में ब्लड को क्लॉट करने के लिए, हमारी बॉडी में टिश्यू इंजरी होने पर ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन के लिए जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, उन फैक्टर्स को हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। Those factors are called blood clotting factors, and in our blood 13 blood clotting factors are present. How many? 13, 1 3। एंड गाइज, जब हम यहां पर मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं तो यहां पर हम सारे फैक्टर्स तो इन्वॉल्व नहीं करते हैं, बट उस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए,
उस मैकेनिज्म को स्टार्ट करने के लिए हमारे सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो फर्स्ट वर्क रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि आपको सारे के सारे 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स के नाम लर्न करने हैं, और अच्छा रहेगा कि अगर वो नेम आप प्रॉपर सीक्वेंस में लर्न करिए। ओके, उससे आपको आइडिया रहेगा कि कौन सा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर किस पोजीशन पर है। और बच्चों, जब हमारी बॉडी में इन ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी होती है तो उससे कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी डेवलप होते हैं। आप सभी बच्चों ने नाम सुना होगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वन ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, चलो बच्चों, अब हम बात करते हैं यहां पर मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग की। बच्चों, जब भी हमारे बॉडी के किसी पार्ट में भी इंजरी होती है, टिश्यू इंजरी और इंजरी टू एनी स्किन पार्ट, कहीं पर भी जो भी इंजरी होती है वहां पर उस लोकेशन पर हमारी प्लेटलेट्स, जो ब्लड की प्लेटलेट्स हैं, दे गेट एक्टिवेटेड। प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड। बच्चों, जब भी हमारे ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज की रप्चरिंग होती है, उस साइट पर प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? एक्टिवेट हो जाती हैं। और जब प्लेटलेट्स एक्टिवेट होती हैं तो वो एक एंजाइम रिलीज करती हैं, जिस एंजाइम का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। काइनेज का मतलब होता है फॉर्मेशन, एंड थ्रोम्बो यू नो, क्लॉट। तो वो एंजाइम जो क्लॉट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा, दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। और वो कौन रिलीज करता है? एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स। तो बच्चों, जब भी हमारे बॉडी में इंजरी होती है, प्लेटलेट्स गेट एक्टिवेटेड एंड दे रिलीज एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड थ्रोम्बोकाइनेज। प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज करती हैं जिसको बच्चों हम क्या कहते हैं? थ्रोम्बोकाइनेज। अब बच्चों, ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। हमारे बॉडी में और भी कई सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। हमारे बॉडी में एक क्लॉटिंग फैक्टर और मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं, दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। दिस क्लॉटिंग फैक्टर is synthesized in liver, and this clotting factor is generally present in its inactive form. ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? इनएक्टिव फॉर्म में। थ्रोम्बोकाइनेज एक्ट ऑन दिस इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन and in the presence of calcium ion, thrombokinase convert inactive prothrombin into active thrombin. I am again repeating, when any tissue injury occur, platelets get activated, they release an enzyme that is called thrombokinase. Thrombokinase convert inactive prothrombin into active thrombin in the presence of calcium. Guys, calcium is also one of the clotting factor. Out of 13 clotting factor, उनमें से एक कैल्शियम भी होता है. Clear these points? Now this active thrombin act on fibrinogen, जो हमने प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ा था, फिब्रिनोजिन, हमने वहां पर भी डिस्कस किया था कि it help in blood clotting. Now how it help in blood clotting?
बच्चों फिब्रिनोजिन ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में तो नहीं होता, बट इट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूबल फॉर्म। ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है बच्चों? सॉल्यूबल फॉर्म। और बच्चों थ्रोम्बिन इस सॉल्यूबल फिब्रिनोजिन को कैल्शियम की प्रेजेंस में ही इनसॉल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, इनसॉल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यही वो इनसॉल्यूबल फिब्रिन है, यही वो इनसॉल्यूबल फिब्रिन है जो ब्राउन कलर्ड ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करता है। यही वो फिब्रिन्स हैं जो ब्राउन कलर ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों यहां पर होता क्या है, ध्यान से देखिए। सपोज दिस वन इज अ ब्लड वेसल, यहां पर ये ब्लड वेसल्स रप्चर हुई। अब यहां पर प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो जाती हैं। प्लेटलेट्स ये सारे फंक्शंस करती हैं जो अभी हमने यहां पर मेंशन किए। और बच्चों यहां पर सॉल्यूबल फॉर्म में क्या प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजिन। क्या प्रेजेंट होता है? फिब्रिनोजिन। एंड दिस फिब्रिनोजिन, दिस सॉल्यूबल फिब्रिनोजिन कन्वर्ट इनटू insoluble fibers, and these fibers along with dead RBC, dead WBC, dead platelets, they collect to form a clot that is called blood clot. So my dear students, what is blood clot? Blood clot is a collection of insoluble fibers, insoluble fibrin with dead blood cells, that is RBC, WBC, जो भी dead हो जाती हैं वो fibers के साथ कलेक्ट होकर यहां पर blood clot का formation कर देती हैं। So dear students, this is the mechanism of blood clotting. And this complete process of blood clotting is called cascade process. This complete process of blood clotting is called cascade process. So this is completely about blood. We have discussed about plasma, RBC, WBC and platelets. If you guys have any doubt in any session of blood topic, then you can comment on it, you can ask anytime, you will get a proper answer. Okay, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।